रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक और खुश आमदीद किचन से खुश जायका खुशबुओं के बाद। और हमारे रमज़ान दस्तरखान में सफ़ा और महरीन की बड़ी ही खुशबुओं वाली और खुश जायका डिशेस के बाद अब हमारा ये प्रोग्राम, हमारे ये सेगमेंट रहमत है मेहमान, हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन की जान, जिसमें हम मुख्तलिफ़ शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कम्युनिटी और इंसानी खिदमत के हवाले से काम करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही कदावर शख्सियत को हमने मदऊ किया है। यकीनी तौर पर मैं और आप जब इनका नाम सुनते हैं और यकीनी तौर पर एक बड़ी फैमिली हमारे सामने आती है जिसने इंसानी खिदमत, न सिर्फ इंसानी खिदमत बल्कि सनत और हमारी इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे हमारी एयर इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री, उसमें भी बड़ा काम किया है। और जब भी हम इन्हें हमारे इस स्टूडियो में दावत देते हैं, हमेशा से हमें खुशी होती है कि हमारे साथ हमेशा से शफ़क़त भी फरमाई है और आज भी हमारे साथ स्टूडियो का हिस्सा है। आप CEO हैं ताबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। आपने सीनियर वाइस चेयरमैन, अगर मैं समाजी शोबे की बात करूं तो मेंबर लीडरशिप फोरम, एक इंटरनेशनल फोरम है मेमन कम्युनिटी का, आप उसके सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। और एक बात जो यकीन तौर पर इनके इंट्रोडक्शन में मुझे कहनी है और मुझे फ़ख्र भी है और मैं यकीन तौर पर इसके बारे में कुछ सवाल भी करूँगा हमारे मोहतरम मेहमान से कि फ़ाइनेंस चेयरमैन है आप YPO कैपिटल पाकिस्तान। ये एक इंटरनेशनल फोरम है, प्लेटफॉर्म है, और इस पर क्या खिदमात हम दे सकते हैं या ये दे रहे हैं उस पर बात होगी। आप यकीनी तौर पर समझ रहे होंगे। मेरे साथ हैं हमज़ा ताबानी साहब। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा भाई बहुत शुक्रिया। ये जो वक्त है असर और मगरिब के दरमियान का, यहाँ पर बैठ के हमारे साथ कुछ वक्त गुजारना, ये हमारे लिए काबिल कदर हो गया। ये पूरा लम्हात जो हैं मगरिब तक के, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने माशाल्लाह इतनी मोहब्बत से इंट्रोडक्शन कराया है और मैं कोई एक कदावर शख्सियत नहीं हूँ, बहुत एक छोटा सा इंसान हूँ और मुझे फ़ख्र होता है कि बस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से, और अल्लाह ताला हमेशा से ये करम जारी रखे हम सब पर। ये शख्स और ये अल्फाज, ये कसरा नफसी जो है ना, ये किसी कदावर शख्सियत में ही होती है। ये इनका बड़कपन है, ये इनका बड़ापन है, ये इनकी तरबियत है, इनके पेरेंट्स की। यकीन तौर पर मैं और आप सब ताबानी फैमिली के पाकिस्तान के साथ जो कंट्रीब्यूशन है उससे नावाकिफ़ नहीं हो सकते और इसकी बात गुफ्तगू भी होगी। लेकिन हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट और फॉर्मेट के आगाज़ करते हैं एक खुश अलहान नात के साथ और ईमान अफरोज़ नात के साथ। तो हमारे साथ आज भी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब जुनैद काज़मी साहब। मैं चाहूँगा जुनैद भाई आज कलाम हो जाए। और आपने जिक्र किया था अपने आगाज़ में कि हमज़ा ताबानी के मरहूम वालिद मोहतरम अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे, याकूब ताबानी साहब के साथ बड़े अच्छे आपके जो वक्त गुजरा है और मुख्तलिफ महफ़िल में मुलाकात भी हुई और उनकी पसंद की नात आप चाहते थे कि आज हमज़ा के सामने हो। इंशाल्लाह पेश करता हूँ। और आज एक बात और सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपका विसाल हो गया। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनका जो सिलसिला था, जो उनका फैज़ था, वो उनके औलाद में जारी सारी फरमाए। तो वही कलाम से आगाज़ करूँगा और ये एक दुआ भी है, मेरे दिल की भी दुआ है, अल्लाह कबूल फरमाए और यकीन सबके दिलों की दुआ है। तो वही कलाम आज इंशाअल्लाह पेश करूँगा कि जो आपको पसंद थे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस पाक दर की कि जिस दर से हम सब मुंसलिक हैं। तो आइए मोहब्बत के साथ मिलकर सरकार की बारगाह में पेश करते हैं। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद
बद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। काबिल तवज्जो शेर पेश कर रहा हूँ। उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना ज़ौक़े सफ़र, हमको इक़बाल भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त गुजर जाता है लेकिन यादें रह जाती हैं। बेशक। दो मिसरे मेरे जहन में आ रहे हैं उस कलाम के कि जो मेरी उम्र इतनी नहीं थी ज़्यादा, तो याकूब तवानी साहब तशरीफ़ फरमा थे, तो मुझे कहते हैं छोकरा बेटा वो पढ़ो कोई सलीका है आरज़ू का, तो वही कलाम के दो शेर पेश करना है उन यादों को ताज़ा करने। तो आसमान से उड़ जाता है हमारे सरों से, ऐसा ही है, बहुत खूब लगता है कमर पे से। लेकिन उनका फैज़ हमेशा जारी है। बेशक, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात दुआ है नहीं। कि परवरदिगार आलम ये फैज़ ही है, ये हमारे सामने जो अब आप बैठे हैं ये उनका फैज़ है कि ये उनके चश्मे कहूँ कि उनके चश्म बदूर जो है वो आज हमारे साथ बैठे हैं। आईना है उनका। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। तो आइए वो कलाम पेश कर रहा हूँ। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है। ये वो शेर है कि जिन पर मैंने देखा है उनको रोते हुए, अल्लाह उन आंसुओं की लाज रखे और उनकी बेहिसाब बख्श मग़फ़िरत फरमाए। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत
तुम्हारी निस्बत रहे सलामत तुम्हारी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है रहे सलामत तुम्हारी निस्बत किसी का एहसान क्यों उठाए किसी को हालात क्यों बताए किसी का एहसान क्यों किसी को हालात क्यों बताए आका तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे तुम्हारे दर से हिला लगी है ये सब तुम्हारा करम है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार फिर जुनैद भाई आपने माहौल बना दिया। मैंने कल कहा था कि आपने माहौल को गुलाम बना दिया। क्या खूबसूरत आगाज़ कर दिया आज। मुझे ऐसा लगता है कि वो रोंगटे खड़े हो गए वहाँ पहुँच गए माशाअल्लाह। इतनी दिल से पढ़ी है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इस मौके पर हमजा भाई मैं ऐड कर दूंगा कि जब वालिद मोहतरम की पसंद भी इसके अंदर शामिल हो जाए तो इसका मज़ा तो कुछ और ही हो जाता है। हम खुद अपने वो बचपने के दौर में चले जाते हैं। क्या बात है क्या। हमजा भाई बड़ी ईमान अफरोज़ आगाज़ तो हो गया है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज आपसे भी कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसी टिप्स कि गो कि आज हमने आपको हमारा एक सेगमेंट नौजवान सितारे था और मेरी पूरी ख्वाहिश है कि मैं आपको नौजवान सितारे में लाऊं, क्योंकि जिस अंदाज जिस जवानी के अंदाज में आप के दौर से आपने यंग एंटरप्रेन्योर का जा रहे हैं जवानी के दौर से यंग एंटरप्रेन्योर वाले वही मैं कह रहा हूँ कि आपको हमने जो है ना रहमत है मेहमान में दी। गो कि आप सब हमारे लिए रहमत ही हैं, रहमत मेहमान हमेशा रहमत ही होता है कि एक यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आप उन हमारी मेमन बरादरी के उन नौजवानों में से हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ कई मुल्कों के आप करीबी ताल्लुकात के साथ आप पाकिस्तान और जो समझ रहे हैं कि दीगर ममालिक के साथ ब्रिजिंग का रब्ता जो है ना उस्तवार करते रहे। पहले मैं बात करूँ कि ये आज हमारे पास हमारे स्टूडियो में बैठा हुआ हमजा ताबानी की ग्रोइंग, मतलब मैं चाहूँगा कि आज थोड़ा सा माजी के उन दरीचों को थोड़ा सा खोलते हैं मुख्तसरन कि कहाँ से आगाज़ करता है हमजा, कब मेमन कम्युनिटी की तरह वही मैट्रिक इंटर के बाद बाप कहता है कि आ जाओ भाई अब थोड़ा सा बिज़नेस को भी देखना शुरू करो, खेल कूद के साथ साथ कुछ थोड़ा सा शुगर कोटेड जाओ क्लब भी हो आना लेकिन पहले ये भी कर लो, थोड़ी सी तनख्वाह भी ले लेना लेकिन ये भी कर लो। क्या इसी तरह से आगाज़ होता है हमजा का या थोड़ा सा और इससे मुनफरिद है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आज जो कुछ भी है ना इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला का करम है, सरकार का करम है, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तौर पे जो कुछ भी हम हैं वो मेरे वालिद और मेरी वालदा का ही दिया हुआ फैज़ है। उन्हीं की दुआएं हैं, उन्हीं की मेहनत है और उन्हीं की परवरिश है। हम तो दुनिया में जो है ना बग़ैर कपड़ों में आए थे, नाम भी उन्होंने रखा था और हमारी जो है ना जिस्म को ढका भी उन्होंने ही था, पहचान भी वही था और आज भी हमें फ़ख्र है कि हम उन्हीं के नाम से पहचाने जाते हैं। ये अल्लाह कभी वक्त ना लाए कि हम अपने अंदर इतना तकब्बुर में आ जाएं कि अपने वालिदैन को भूल जाएं, तो अल्लाह ताला वो वक्त कभी ना लाए। इसलिए कि मैं हमेशा सबको कहता हूँ और आज की नौजवान नस्ल को भी कहता हूँ कि अपने आप को इतना कामयाब मत समझो कि जो आपके वालिदैन हैं ना उनसे आप कोई तल्ख कलामी कर जाओ या कोई इतनी ऊंचाई पर बात कर जाओ जिससे उनका दिल दुख जाए। बेशक दुनियावी तौर पर अल्लाह ताला ने दीनी तौर पे भी बोला है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो वो मर्तबे को हमें समझने की ज़रूरत है। तो वालिद साहब ने भी हमारा ऐसे ही था कि जब इंटर के अंदर थे, कोई 16 साल 15 साल के थे, जब से बोला फैक्ट्री आ जाओ, तो उनका एक जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती थी वो जिस काम पर मुझे डालते थे ना उस ज़माने में जो ग्रोइंग एज थी, फिर वो उस काम पे नहीं आते थे,
वो नीचे टीम बना के दे देते थे। क्या बात है। वो नीचे टीम बंदों की बना के दे देते थे, फिर वो उस काम पे नहीं आते। तो मैं पूछता था कि फिर आप उस काम पर क्यों नहीं आते? तो कहते अगर मैं रोज़ उस काम पर आ जाऊँगा तो लोग जो तुम्हारे नीचे बंदे हैं वो मेरी खुशामद करेंगे, मेरा पूछेंगे, मुझसे अपनी बात करेंगे, तुम कभी नहीं सीखोगे। तो काम करो, नफ़ा नुकसान अल्लाह की ज़ात है जो देगी, मेहनत करो, अल्लाह ताला ने बोला है कि मेहनत करो सिला मैं दूंगा। क्या बात। तो मेरे वालिद साहब ने जब एयरलाइन मेरे हवाले की, उस वक्त हमारा जॉइंट बिज़नेस था चचाओं के साथ भी, तो उस वक्त भी उन्होंने फिर पलट के देखा नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ा करा कि पूरे मोहब्बत के साथ, भरोसे के साथ, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने भी पूरी कोशिश करी कि उनके नाम को रोशन करें। लेकिन हम अपने वालिद की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। कितना ज़रूरी है हमजा फ्रीडम ऑफ वर्क जिसे हम कहते हैं ना, स्पेस देना पेरेंट्स का। एक हमारे यहाँ बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पर बिज़नेस ओरिएंटेड, जो पुराने बिज़नेस ओरिएंटेड या दिमाग हैं कि आएंगे नई खबर, डिसीजन पावर्स, ये किस तरह से डेवलप होती है? देखिए, उन फैमिलीज़ में या उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये प्रॉब्लम ज़रूर आता है जहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं होता। जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे वालिद गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। तो मेरे वालिद साहब जो है ना वो हमेशा से ट्रांजिशन ऑफ पावर, ट्रांसफ़र करने को, उस पावर को वो हमेशा से बिलीव करते थे। तभी उन्होंने जब जो काम मुझे उस ज़माने में प्रोजेक्ट दिया, या कोई भी बिज़नेस जब आप अपनी बिल्कुल जवानी शुरू हो रही होती है, तो वो उसके अंदर वो हमेशा से ट्रांसफ़र ऑफ पावर ये कर देते थे कि फिर वो सिराए उस पर आते ही नहीं थे। वो कहते थे कि तुम करो, खुद ही इस पे सक्सेस होगे या फेलियर होगा। और वो हमेशा से मुझे कहते थे कि बेटा ज़िंदगी के अंदर याद रखना कि तुम्हारे है ना आगे चल के बहुत सारे लोग मुखालिफ भी होंगे, हसद भी होगा, नाराज़ भी होंगे। अपने आप को हमेशा से ज़मीन से जोड़ के रखना, कभी अपने आप को इतना ऊपर नहीं समझना किसी से भी कि तुम्हें लगे कि तुम खुद कुछ बन गए हो। और तुम्हारी कामयाबी जो है ना वो सबको जवाब देगी। तुम अपने कारोबार में फ़ोकस रहना। तो आज भी मैं ये समझता हूँ कि देखिए कोई भी कारोबार होता है ना, उसके अंदर आप देखें कंपटीशन भी होता है, उतार चढ़ाव भी होता है। ये ज़िंदगी एक ECG के मोनोग्राम की तरह है, जैसे वो दिल का मोनोग्राम है ना, ऊपर नीचे हो रहा होता है। ज़रा नीचे जाता है तो लोग स्टंट लगवा रहे होते हैं, ऊपर जाता है तो आपका हार्ट बेहतर होता है, या जो भी वो डॉक्टर को ज़्यादा बेहतर पता होता है चीज़ें। तो वो मुझे यही कहते थे कि आपको भी कोई बहुत लोग दिल दुखाएंगे, आपके कारोबार को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, आप अपने कारोबार से जुड़े रहना, कभी भी उनकी ज़ातियात पर नहीं जाना, अटैक उनके कैरेक्टर पे नहीं करना, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना। वो यही समझ, वो कहते थे कि तुम्हारा कामयाबी होगी ना वो ऑटोमेटिकली जवाब देगी उन लोगों को कि तुम अपनी मेहनत से कर रहे हो। तो अपना काबा है ना बेटा वो हमेशा सीधा रखना। तो मैंने आज भी है ना वो पॉलिसी अपनाई हुई है कि अपना काबा, अपना किबला जो है ना वो स्ट्रेट होना चाहिए। जो दिल दुखाता है उसके लिए दुआ करें, अल्लाह उसको नेक हिदायत दे। क्या बात है। जो आपको गिराने की कोशिश करता है आप दुआ करें, अल्लाह तो उसको और कामयाब कर। मैं तो ये दुआ करता हूँ, जो दिल दुखाता है या कोई हमें गिराने की कोशिश करता है, तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इनको इतना कामयाब कर कि ये हमारा पीछे ही छोड़ दें। वो कामयाब रहे, वो खुश रहे, हमें बस मखलूक की मोहताजी से बचा लेना, इतना बिजी हो जाए। जी हाँ, वो अपने में खुश रहे। देखें अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया है कि जिसको मैं चाहूँ जितना रिस्क दूँ। और हसद क्या है? वो अल्लाह के दिए हुए रिस्क की जो तकसीम है वही हसद है ना। किसी को ज़्यादा दे दिया अल्लाह ने और आप हसद कर रहे हो, तो आप तो अल्लाह के दिए हुए रिस्क जो अल्लाह ने तकसीम करा है उस पर आप तफरका कर रहे हो और उस पर आप मार्क लगा रहे हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। नहीं, अल्लाह तो कुरान में वाज़े लिख रहा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पे कादिर है। वो जिसको चाहे नपातुला रिस्क दे, जिसको चाहे फरावी रिस्क अता फरमाए, जिसको चाहे वो भूखा रखे, जिसको चाहे वो इंसान को पेट के अंदर भी अनाज पहुंचा देता है, ज़मीनों के अंदर भी जानवर, मछलियाँ, पत्थरों में कीड़ा भी, इस कमरे में कुछ नहीं होगा, एक कीड़ा आ जाएगा, कहीं से पैदा होने की जगह नहीं। तो ये तो खुदा की कुदरत है ना, माशाल्लाह। अच्छा हमजा, फेलियर और मिस्टेक्स नौजवान बड़ा डरता है कि और एक्सेप्ट करनी चाहिए इसको जो ना, इसीलिए वो कई जिम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं हो पाता या उसे वो जिम्मेदारियां दी नहीं जाती। कितनी इंपॉर्टेंट है ये फेलियर और मिस्टेक्स जो हैं वो आपको कहाँ तक ले जाती हैं? देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, फेलियर और मिस्टेक्स के लिए तो तैयार रहना चाहिए ना, लेकिन वो जो है ना कि इंसान से गलती हो जाए ना तो रजू कर लेना चाहिए। गलती आपसे भी हो जाए ना तो अल्लाह की बारगाह में रजू कर लें कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। वो तो मुसब्बिबुल असबाब है, वो तो 99 में से 97 नेम्स रहीमी और करीमी के। वो तो आपको अपनी वालदा से ज़्यादा प्यार करता है, जो हमारी वालदा उससे ज़्यादा अल्लाह ताला प्यार करता है। जब उसने बोला है कि मुझसे रजू कर लो, तो दुनिया वालों से रजू करने में क्यों शर्माते हो?
क्या बात है। और बिजनेस में ये मिस्टेक्स कहाँ तक सिखाती हैं आपको? सिखाती है, फेलियर आपको सिखाता है, हर आने वाला दिन आपको सिखाता है। आपको गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, आपको सब्र होना चाहिए। हमारे दीन के अंदर है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमलों का दारोमदार नीयत पे। कुरान की आप 10 आयतें उठा लें तो आपको ज़िंदगी आसान है। कुरान में तो फिर 30 बार है। बिल्कुल सही। तो कुछ बेसिक ही हम फंडामेंटल्स उठा लें तो उसके अंदर तो हमारी ज़िंदगी बड़ी क्लियर है। कुरान में अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो हम क्यों ये दुनिया वाले उसको तफरकों में और चीज़ों में बांटते रहते हैं? तो फेलियर होते हैं, कोई भी इंसान है ना वो 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। हमारी जो आज की जनरेशन के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सब्र के पैमाना जो है ना वो लबरेज हो जाता है उनका, वो सब्र से हट जाते हैं। जब सब्र बंदे का ख़त्म हो जाता है ना तो वो गुस्से में डिसीजन लेता है। जब गुस्से में वो डिसीजन लेता है तो वो गलत डिसीजन लेता है। जब गलत डिसीजन लेता है तो फिर फेलियर और होता है। उसके चक्कर में फिर वो अपने घर वालों पे गुस्सा उतारता है, अपने वालिदैन पर उतारता है, अपने रिश्तेदारों पर उतारता है, अगर उसकी शादी हुई हुई है तो फैमिली पर उतारता है, और पूरे घर का शिराजा बिखर जाता है। तो सब्र करें, खबर रखें और नज़र रखें, सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या साइकिल ये देख रहे हैं आप, दानिशवराना बातें ये आपकी घुट्टी में जब आप सुन रहे होते हैं, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं और जितना फ्रीडम जितनी जल्द एज में आपको मिलता है, आपकी दानिशमंदी उतनी ही आगे होती है। ये हमेशा से मैंने देखा है, कई मेहमानों से मेरी गुफ्तगू रहती है। क्या साइकिल है कि आपने अगर यहाँ से इस फेल्यूर से सीखना शुरू किया तो नतीजे की तरफ जाएंगे तो आपका वो जो जिस शिराजे की बात कर रहे थे वो बिखरने से बच जाएगा, अगर आपने उस नताइज को अपने अंदर मुनक़िस करके उसको बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की। बड़ी दिलचस्प और बड़ी मैं कहूँगा ईमान अफरोज़ गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और हमजा तमानी साहब से यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान रमज़ान आया, रमज़ान आया,
रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर, और बड़ी इम्पॉर्टेंट और मैं कहूँगा अहम तरीन गुफ्तगू आज नौजवानों को सीखने के लिए हमजा तबानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मैं अब अगली जो इनका एक और सेगमेंट इस फैमिली का ही, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करूँगा, इस फैमिली का जो है ना, तबानी फैमिली ने बड़ी कोशिशें की हैं वतन अजीज़ में भी, और ख़ास तौर पे हमारी मेमन कम्युनिटी के लिए इनकी खिदमात। इनके एक आगाज़ के इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि मेमन लीडरशिप फोरम एक बहुत बड़ा फोरम है, और इसने मुख्तसर से अरसे में मैं कहूँगा कई ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी के लिए इससे बिलोंग करती हैं और बड़ा अच्छे काम भी कर रही हैं। लेकिन मेमन लीडरशिप फोरम ने पूरी दुनिया के एक्टिव तरीन नौजवानों को ख़ास तौर पर मैं कहूँगा उनको मुज्तमे किया एक जगह पर, और एक इंटरनेशनल फोरम के तौर पर अपना एक मुख्तसर अरसे में मुनफरिद मकाम बनाया। सर, मेमन लीडरशिप फोरम, आप जैसे नौजवानों को हमें फ़ख्र होता है कि आप लोग कम्युनिटी सर्विसेज को भी कोशिश करते हैं कि उतनी ही अहमियत दें जितनी आप अपनी दीगर मसरूफियात को देते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये बताइए, और फिर ज़रा मेमन लीडरशिप फोरम की अगराज़ व मकासद, और फिर थोड़ा सा इस पर अब तक की वर्किंग और क्या क्या प्लान है आपके और आपकी हायरार्कीज़ के। देखिए, मेमन लीडरशिप फोरम है ना, ये अब्दुल रहीम जानू भाई का ब्रेन चाइल्ड है। उनके साथ 7-8 लोग शुरू हुए, उन्होंने फॉर्म करा, फिर अब्दुल रहीम भाई जानू भाई ने मुझे उस पर इंटरनेशनल का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया और पाकिस्तान का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया। और पाकिस्तान का जो चैप्टर है उसको लीड कर रहे हैं अख्तर आरफा भाई, जो कि बहुत ज़बरदस्त लीड कर रहे हैं, और उनके साथ फिर टीम में हम सब शामिल हैं। बिल्कुल सही। तो मैं ये समझता हूँ कि मेमन लीडरशिप फोरम का जो क्रेडिट है वो रहीम जानू भाई को जाता है। उन्होंने ये स्टार्ट करा था, उनके साथ और लोग थे 5-6, इकबाल साकरानी साहब और क्या कहते हैं एवी मोहम्मद साहब, और ये सारे लोगों ने शुरू करा था और साउथ अफ्रीका और सब जगह रजिस्टर कराया और उसको आगे लेके चले। हम तो बस यही है कि मतलब मैं चलता रहा और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, तो हम बस जुड़ते गए, और ये रहीम भाई ने सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करा। इसका खालिसन जो मकसद है वो ना कोई ज़कात जमा करना है ना कुछ है। इसका मकसद है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसके अंदर एक शऊर पैदा करना कि कारोबार हजरात जो हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर फेलियर्स क्या हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं, जब कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने उसको कैसे हैंडल करा, और नेटवर्किंग है इसका। अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो एक ज़माने के अंदर आज से 3 साल पहले अब्दुल रहीम जानू भाई और पूरी क़यादत और टीम ने मिलकर, जो हमारी पूरी सारे और भी लोग हैं, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस कराई जिसके अंदर 52 कंट्रीज से डेलीगेट्स आए। ये इस वक्त 57 चैप्टर्स पे रजिस्टर्ड है मुल्कों में, और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई और फिर सारा कुछ जी उस ज़माने में प्रेसिडेंट और जी प्राइम मिनिस्टर और सारे आए। उसके अलावा भी आते रहते हैं, कुछ क्रिकेट मैचेस भी कराए। वो सिर्फ ये था कि हमारी जनरेशन के जो यंग जनरेशन है कम्युनिटी की, उसको एक राह दिखाना कि हमें सक्सेसफुल लोगों के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करना है, ताकि उनकी स्टोरीज़ को सुने, उनकी चीज़ों को सुने, उनके सक्सेस को सुने, उनके फेलियर्स को सुने। ये इसका एक ख़ास मकसद है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लोग आएँ, रजिस्टर कराएं, अटेंड करें। इसका टोटल ख़र्चा हम लोग आपस में ही उसको उठाते हैं और उसको करते हैं, ताकि लोग, हमारी कम्युनिटी जो है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर एक मेमन का नाम हो। और इसका ये मकसद नहीं है कि वर्ल्ड मेमन फेडरेशन या पाकिस्तान मेमन फेडरेशन कोई काम नहीं करे, वो अपने अपने डोमेन के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान मेमन वर्ल्ड मेमन फेडरेशन है उसमें शब्बीर भाई बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, सारे मेमन की जमातों को साथ लेके चल रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग से लेके IT से लेके बहुत सारा काम कर रहे हैं, WMO बहुत सारा काम कर रही है। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्युनिटी को ही फ़ायदा हो रहा है, और कम्युनिटी का नाम पूरी दुनिया में और ज़्यादा ज़ोर से और शोरों से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, कलेक्टिवली हमजा, ये ख़ास तौर पे एक जो कहते हैं पिन पॉइंट करना या फोकस्ड रहना, B2B पे बड़ा फोकस रहा आपका कि दुनिया के वो ताजिर जो कहीं और हैं, हम यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, क्या हम आपस में ट्रेड के ताल्लुकात तो हर चीज़ की ज़रूरत है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जिसको आपने एड्रेस किया MLF ने, और अब इस पर बड़ा वर्किंग हो रही है। जी, इसी में ये देखें ना, कहीं पर भी जो लोकल बिजनेसमैन पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री का होता है, वो B2B हो या B2C हो, उससे ये होता है कि आपके पास नए एवेन्यूज़ निकलते हैं। अगर आपने पूरी दुनिया में कहीं राइस एक्सपोर्ट करनी है तो हमारे पास इसके अंदर टॉप के राइस के एक्सपोर्टर भी शामिल हैं। तो क्या कहते हैं, रफ़ीक सुलेमान साहब हैं, जावेद जिलानी साहब हैं, रहीम जानू साहब खुद हैं, और भी पूरे रीप के और मेंबर्स हैं माशाल्लाह।
तो आपने राइस करनी है तो राइस का करें, आपने ज्वेलरी करनी है, आपने गोल्ड करना है, आपने सीमेंट करना है, कोई भी XYZ, गारमेंट्स है, टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, तो हर किस्म के लोग मौजूद हैं, तो उससे आपकी नेटवर्किंग होती है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें आज वैसे भी आपके जितने आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ है उससे भी ट्रेड बढ़ानी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, तो ही आपकी इकॉनमी अच्छी चलती है। आज आप देखें, आज से 1 साल पहले इकॉनमी पाकिस्तान की वो एक मुश्किल वक्त में थी जब 23% इंटरेस्ट रेट था, डॉलर 325 था और 400 पे जाने की बातें हो रही थी। आप देखें कि आज हमें ये क्रेडिट हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि सैयद भी हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब को ही जाता है, जो उन्होंने पूरी टीम के साथ मिलकर आप देखें कि इंटरेस्ट रेट को 23 से 12% पे लेकर आए। डॉलर आज 278 पे पिछले 11 महीने से रुका हुआ है। SIFC इतना बड़ा सेफ़ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई जिसके अंदर पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें एक कंबाइन एफर्ट्स हैं, तो इससे मुल्क आगे बढ़ता है। तो इसी तरीके से मेमन लीडरशिप फोरम और दूसरी चीज़ें भी इसीलिए बनाई जाती हैं कि आप लोगों के साथ और कनेक्ट हो जाते हैं। और जो फ्यूचर है ना वो कनेक्टिविटी का ही है। अब देखें ना, पहले एक ज़माना था कि आपके पास डिजिटल डायरी अलग होती थी, अलार्म क्लॉक अलग होती थी, घड़ी अलग होती थी, लैपटॉप अलग होता था, मोबाइल, आज सारी चीज़ एक मोबाइल में आ गई है। और आपको याद होगा कि आज से हम 25 साल पहले चले जाएं तो वीडियो कॉल तो कोई इशू ही नहीं होता। मतलब मुश्किल तरीन काम होता था, होती ही नहीं थी, हमारे पास तो बैंडविड्थ थी पाकिस्तान में नहीं थी। और ये OB वैन्स आपको याद होगा, जब नए नए प्राइवेट चैनल्स आए थे तो इतनी बड़ी बड़ी वैन, जनरेटर सिस्टम, सारी चीज़ें लेके लैपटॉप के, अब तो मोबाइल से डायरेक्ट ऑनलाइन दुनिया में जहाँ से करना है लाइव चला लें, अपना फेसबुक चला लें, ट्विटर चला लें। तो पूरी दुनिया के अंदर ये एक पूरा निज़ाम रेवोल्यूशन आ गया। कोविड ने हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि ऑनलाइन, आज आप देखें पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह बहुत सारी औरतें, बहुत सारे यंगस्टर्स घर के अंदर बैठकर आज भी कोई डिलीवरीज़ के काम कर रहे हैं, अपनी कमोडिटीज़ को, अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच रहे हैं। आपका ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म कितना बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। आपका जो ऑनलाइन डेटा का यूज़र है वो कितना बढ़ गया। हर मिनट के अंदर 6.5 मिलियन यूज़र हिट होते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है, ये कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, ऑफिशियल तो इससे भी ज़्यादा होगा, ना ये मेरी फील्ड है। लेकिन इस तरीके से आप देखें हर मिनट इतने यूज़र्स बार बार जब उसको टारगेट अचीव कर रहे हैं या वो उस पर हिट कर रहे हैं उस वेबसाइट पे, आप देखें कितनी चीज़ें। तो हमें इससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आज आप, कीबोर्ड वॉरियर्स को भी यही बोलता हूँ कि भाई आपने अगर इस मुल्क में आपका किसी से भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, वो रखें आप, वो आपका अपना काम है, वो करें। लेकिन जहाँ मुल्क की बात आती है, मुल्क की खुद मुख्तारी की बात आती है, सोवेनिटी की बात आती है, हमारी आर्म फोर्सेस की आती है, वहाँ उनके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन ना चलाएं। इसलिए ये फ़ौज है तो हमारा मुल्क है। आज 18 साल, 20 साल, 30 साल के बच्चे हमारे शहीद हो रहे हैं। आज भी इतना बड़ा वाक़या जो हो गया, तो उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। तो वो देखें आखिरी में रेस्क्यू तो फ़ौज नहीं करा। सैलाब आता है तो भी फ़ौज आती है, ज़लज़ला आता है तो भी फ़ौज आती है, कोविड आता है तो भी फ़ौज आती है। वरना तो इंटीरियर सिंध में राशन बांटना मुश्किल था, फ़ौज ने ही प्रोटेक्शन दी तो जाके राशन बांटे। हम तो खुद ऑन फील्ड गए, रास्ते से ट्रक गायब हो जाते थे। तो देखें, तो हमें उन इदारों को मजबूत करना चाहिए। अगर हम आज से पहले इराक़ को देखें, सीरिया को देखें, फ़लस्तीन को देखें, तो वहाँ पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ ही मुहिम चलाई गई और फिर जाके उनका मोराल डाउन करके और फिर उन मुल्कों के ऊपर ये सारा मामला हुआ। तो आज हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी एक मजबूत फ़ौज है और पूरी दुनिया के अंदर हमारी एजेंसीज़ का एक नाम है। और अल्लाह ताला ने चाहा पाकिस्तान आगे जाके बहुत तरक्की भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। जहाँ इतनी चीज़ें बेहतर हो गई, इन्फ्लेशन से लेके, आज मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो सोशली आपने बोला था, आज बहुत सारी NGOs ग्राउंड पे काम कर रही हैं। अगर आप आज कराची में रात को इफ्तारी से थोड़ी देर पहले, अभी हम मगरिब की अजान से पहले थोड़ा सा निकल जाए, तो हर घर के बाहर आप देखेंगे कि कई लोगों का खाने का इंतज़ाम, इफ्तारी का इंतज़ाम मौजूद है। सहरी के बहुत सारे दस्तरखान चल रहे हैं और इस पर लोग क्रिटिक करते हैं कि ये आपने खाने पीने पे लगाया हुआ है। तो मेरा ये कहना होता है कि जो खिला रहा है वो ये नहीं देख रहा होता है कि किस रंग का, किस नस्ल का, किस मकातिब फ़िक्र का बंदा बैठा हुआ है। जिसको भूख लगी होती है वो ये नहीं देखता कि कौन है जो खिला रहा है। क्या बात है। तो हमें ये अपना जो भी काम है ना, ये करते रहना चाहिए, पॉजिटिव काम। आप 10 लाख रुपए नहीं जमा करा सकते, आप 100 रुपये जमा कराएं। 100 रुपये नहीं जमा करा सकते, आप एक तंदूर रोटी ख़रीद के दे दें पूरे महीने में, 20 रुपये जमा कराएं, लेकिन अपने हिस्से का काम करें। हाँ, देखा आपने कि फिर वही बात कि आप उसे दुआ दें जो आप पर तनकीद के निश्तर बरसा रहा है, कि अल्लाह पाक उसे इतना मसरूफ़ कर दे कि आप अपने काम से, अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाएँ और अपना काम आप करते चले जाएं। यकीन तौर पर हमारे इदारे हमारे लिए इतने ही मुकद्दम हैं
थे, हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे भी। सर फिर ये YLF MLF टेक्नोलॉजी, दुनिया टेक्नोलॉजी में यकीनी तौर पर हमसे कई गुना आगे है। आप समझते हैं कि इस किस्म के प्लेटफॉर्म से यंगस्टर्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी से आशना करना, और आज दुनिया कहाँ पहुँची है टेक्नोलॉजी में, हम कहाँ खड़े हैं और कैसे हम मीट कर पाएँ या करीब तर पहुँच पाएँ, आप समझते हैं कि MLF या इस किस्म के दीगर इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं उनको मिलकर हमारी कम्युनिटी के ख़ास तौर पर और उमूमी तौर पर वतन अजीज़ के नौजवानों को टेक्नोलॉजी से आशना करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा इस किस्म के प्लेटफॉर्म? टेक्नोलॉजी तो फ्यूचर है, और टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए, पूरे सूबे के लिए और पूरे मुल्क के लिए काम करना होगा। इसके लिए हम ये नहीं सोच सकते कि हम अगर पैसे दे रहे हैं तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी को ही टेक्नोलॉजी सिखाएं, हमें पूरे मुल्क को साथ लेके चलना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे NGOs हैं, हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब सैलानी के प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। अब FGRF भी कर रहा है, और उसके अलावा अगर हम वर्ल्ड मेमन फेडरेशन, शब्बीर भाई जिसके प्रेसिडेंट है उसको देखें, उन्होंने भी पूरा ये सेंटर बनाया। गवर्नर हाउस में भी तालीम दी जा रही है, 50,000 स्टूडेंट्स उधर भी पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें जितनी हो रही हैं ना, उससे 5 गुना और ज़्यादा होने की ज़रूरत है। आप देखें कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बच्चे जो घर के अंदर 25,000 रुपये नहीं कमा रहे थे, आज $500 महीना कमा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी एक वाहिद फील्ड है, आप देखें वो बहुत तेज़ी से ऑब्सोलीट हो जाती है पुरानी चीज़। स्पीड से इन होते हैं लोग, और स्पीड से वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। आपको याद होगा एक ज़माने के अंदर ब्लैकबेरी था, एक ज़माने के अंदर फैक्स वाला फ़ोन था। वो फ़ोन को इतने बड़े कम्युनिकेटर को हाथ में लेके बैठना पड़ता था। आज ईमेल देखें, आज आप देखें टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। ब्लैकबेरी किसी ने सोचा था कि ब्लैकबेरी, आप देखें ब्लैकबेरी एक कोने पर हो गया, व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप से हट के देखें बॉटम, सिग्नल्स, पता नहीं क्या क्या आ गया। पहले ट्विटर लोगों को लगता था, आज ट्विटर के बाद थ्रेड्स आ गया। पहले फेसबुक लोगों को लगता था, फेसबुक के साथ इंस्टा आ गया, स्नैपचैट आ गया, टिकटॉक आ गया। तो ये प्लेटफॉर्म्स दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको अपने आप को हमेशा से जदीद तालीम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट तालीम के साथ चलना पड़ेगा। और ये ना समझें कि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि अगर 4 साल का बच्चा आईपैड चला लेता है तो हम कहते हैं वो कितना इंटेलिजेंट है। वो मेजरमेंट गेज नहीं है, क्या बात, वो मेजरमेंट गेज नहीं है। मेजरमेंट गेज ये कि आप उसको सिखाते रहें, आगे जाके आप उसको तालीम उसकी प्रॉपर दें। ये चलाना तो हर कोई कर लेता है। आप किसी भी बच्चे को 2 साल के भी दे देंगे तो वो यूट्यूब तो चला ही लेता है। न्यू जनरेशन तो यहाँ तो मैं ये समझता हूँ कि तालीम जो है ना उसको अपग्रेड होने की ज़रूरत है। और जो सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स हैं उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, गवर्नमेंट के साथ अलाइन होने की ज़रूरत है। कुछ स्कूल्स तो इन्होंने करें, ऐसे और बहुत सारे स्कूल्स हैं ना, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उनको लें और उसके अंदर आपके करिकुलम को बहुत, जैसे हम उसमें पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफ़ी, हम उसमें पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, हमें उसमें मैंडेटरी करना चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग। ग्रेट, बहुत ज़रूरी। जब 8th क्लास का या 9th और मैट्रिक का बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग कर लेगा तो वो कुछ ना कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अब वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर IT भी आ गया, तो हमें इन चीज़ों को अपने कोर्स का हिस्सा बनाना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये समझाते रहें कि 1965 में और 1950 में क्या हुआ या 1948 में क्या हुआ। वो आप रखें, इसका ये मतलब नहीं कि हम हिस्ट्री हटा दें, वो रखें, वो होनी चाहिए। लेकिन अगर पूरे एक साल के अंदर 50 पीरियड उसके हो रहे हैं तो आप उसको 25 पे ले जाएं और उसमें से मेन पॉइंट्स पढ़ा दें और 25 पीरियड्स आप शिफ्ट कर दें ये IT रिलेटेड पर, वोकेशनल ट्रेनिंग पर और दुनिया की रफ्तार पर। और बजाय के 2060 हमने 1960 में क्या किया, हम 2060 में कहाँ पहुँचने वाली है दुनिया, उस तरफ भी हमें विजन देने की यकीनी तौर पर ज़रूरत पड़ेगी। सर, नौजवान मायूस हुआ है, आप जैसे नौजवानों से मिलकर शायद थोड़ी सी और उनकी हिम्मत बढ़ सकती है। नौजवान मायूस हो के शायद इस मुल्क में अब वो कुछ हो नहीं सकता। आप जैसे लोगों को और आप जैसे अहबाब जितने भी जो आज भी इस मुल्क की जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं, अपने इदारों के साथ अब भी वही रग़बत रखते हैं, क्या कहेंगे उन मायूस नौजवानों से कि वो कैसे अपने आप को दोबारा से बिल्डअप करके इस मुल्क की बका का हिस्सा बन सके? देखिए, सना खां भी बैठे हुए हैं और आप भी माशाल्लाह इस्लाम को इतना ही समझते हैं, जानते हैं, हम सब माशाल्लाह। तो मुसलमान का एक अकीदा क्या है? अल्लाह एक है, अल्लाह का एक रसूल है, वो आखिरी रसूल है, एक किताब है वो कुरान मजीद है। तो ऐसे ही अल्लाह ने दीन में एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है और उस आयत का जो तर्जुमा है वो है मायूसी कुफर है। तो हम पहले तो दीन को ही नहीं समझते ना। अगर हम ये सोच लें कि मायूसी कुफर नहीं, मतलब मायूसी कुफर है, तो हमें मायूसी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अल्लाह ताला ने पैदा करा है,
अल्लाह ताला ने जान डाली है, अल्लाह ताला ने रूह फूकी है, अल्लाह के ही हुक्म से रूह निकाली जाएगी, बग़ैर कपड़े के दुनिया में आए थे, बग़ैर कपड़े के ही चले जाएंगे। तो आप मुझे बताएं मायूसी किस चीज़ की है? आपने क्या इस मुल्क को, मुझसे एक बंदे ने एक बात पूछी तो मैंने उससे बड़ी अच्छी चीज़ समझी। एक आलिम का मैं बयान सुन रहा था, बुज़ुर्ग का, तो उन्होंने बोला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क जो है ना, उसको करने के लिए इश्क का चश्मा पहनना पड़ता है। जिसने इश्क का चश्मा नहीं पहना ना, उसको हुजूर से इश्क नज़र ही नहीं आएगा, वो आँखें ही नहीं है उसके पास कि वो हुजूर के इश्क को देखे। तो ऐसे ही ये मुल्क की जहाँ तक आपने बात करी, इस मुल्क में चारों मौसम है। इस मुल्क के अंदर हम आज़ाद रियासत में बैठे हैं। आप गज़ा के मुसलमानों से पूछें, फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछें, कश्मीर के मुसलमानों से पूछें, बोस्निया के मुसलमानों से पूछें, जो परेशान हैं, जिनके घर पूरे पूरे सफ़ाए हस्ती से मिट गए, जो सुजुकियाँ भर के एक ही ख़ानदान में अगर 25 लोग थे तो 24-24 लाशें हैं, वो 2 साल के बच्चे से लेके 44 साल, 60 साल, 70 साल। तो हम एक आज़ाद माशरे में, एक आज़ाद रियासत में रह रहे हैं, तो हमारे लिए मायूसी किस चीज़ की है? हमें ये भी समझना है कि हमें अपने ख़र्चे भी तो उस हिसाब से रखने हैं ना। हमारी अगर तनख्वाह 70,000 रुपये है या 60,000 रुपये है, तो हमें 20,000 रुपये का फ़ोन नहीं रखना चाहिए। हम उस चीज़ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं रहे। आप मुझे कोई एक बंदा ऐसा बता दें जो बोले कि मेरे घर में खाने के पैसे नहीं हैं लेकिन उसका डेटा बंद हो। मेरे पास जितने मैसेजेस आते हैं ना, वो व्हाट्सएप पर ही आते हैं कि हमारे घर पे राशन नहीं है। सही बात है। तो व्हाट्सएप का महीने का 400-500 रुपये कोई तो खर्चा है ना जो आप चला रहे हो। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसा ही है ना। fact. तो आप अपने खर्चे को भी कम करो, मिनिमाइज करें। आज के ज़माने के अंदर हर बंदे को अपनी एक प्रॉब्लम है। जितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी उतनी प्रॉब्लम है, जितना बड़ा एनजीओ चला रहा है एनजीओ को भी उतनी प्रॉब्लम है। इसलिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट के थोड़ा सा स्लम्प आया तो उनकी भी फंडिंग स्लो हुई है। प्लस जो महंगाई हुई थी पिछले 3 साल 4 साल के अंदर, जिसका इलेक्ट्रिक का बिल 6,000 रुपये आता था, आज उसका 20,000 रुपये आ रहा है। ऐसा ही है। तो हमें भी अपनी चीज़ों को सोचना है। तो ये मुल्क छोड़ के जाने से कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क बहुत ज़बरदस्त है। 27 रमज़ान को इस दुनिया में हमें आज़ादी मिली है। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे बना है। तो इसका ख्याल अल्लाह ने चाहा तो ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें अपने मुल्क से वफ़ादारी, यहीं से हम 1.5 घंटा दूर जाते हैं तो रात को 3 बजे सिग्नल पर खाली रोड होता है और हम हाथ बंद के सिग्नल पे खड़े होते हैं। और यहाँ पुलिस वाला बेचारा हमें सिग्नल तोड़ने पे पकड़ रहा होता है तो हम पहले शीशा करके उसको बोलते हैं या तो ये 100 रुपये पकड़ो या फिर तुम्हें पता है हम कौन है। ये आप मुझे बताएं, जब तक हम ये सोच को तब्दील नहीं करेंगे ना, लोग कहते हैं हालात ख़राब है, मैं कहता हूँ ख्यालात ख़राब है। हालात सही करने तो ख्यालात सही कर लो। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। ख्यालात, अपने ख्यालात, अपने जहन में उठने वाले उन ख्यालात को अगर आप ठीक कर लेंगे तो हालात से। इसके बाद नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोग लिखेंगे कि खुद तो एसी वाली गाड़ी में उतर कर आए, इसको गरीबों का नहीं पता। बात गरीबों की नहीं है। बिल्कुल सही। हमें अपने आप को भी अलाइन करना ज़रूरी है। हमें सबसे पहले अपना खुद का एहतसाब करना ज़रूरी है। मैं वही कह रहा हूँ, आज अगर मैं देखता हूँ, आज अगर उमरा हमारे सामने हैं तो वो उनके अगर आबाओ अजदाद को ही देख लें तो क्या ये सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए। ये स्ट्रगल ही इन्हें आज इस मकाम पे लाई है कि ये कुछ बोलने के काबिल हैं, कुछ कहने के काबिल हैं और यकीन तौर पर लोग उनको सुनते भी हैं। तो अपना फ्यूचर अगर, और ऐसा कौन सा सोने का चम्मच है जो पूरा साल रहता है। लेकिन तो अप एंड डाउन तो पूरी दुनिया में है ना। ये सिलसिला मैं कह रहा हूँ कि गुफ्तगू के लिए हमें ये वक्त बड़ा कम लगता है जब हमजा जैसे दानिश्वर यंगस्टर्स जो है ना वो हमारे साथ आते हैं। हमजा फाइनली YPO कैपिटल पाकिस्तान में ज़रूर चाहूँगा कि ख़ुद मैं भी चाहूँगा कि इसके बारे में कुछ समझ सकूँ कि आप जो है वो फाइनेंस चेयरमैन हैं इसके, किस तरह से। मैं फाइनेंस चेयर हूँ, यानी फाइनेंस का बोर्ड मेंबर। फाइनेंस ये YPO कैपिटल पाकिस्तान यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल चेन है जिसके पूरी दुनिया के अंदर मेंबर्स होते हैं। तो अब जैसे हमारे इस चैप्टर के अंदर 50 मेंबर्स हैं, तो ये सारे पाकिस्तान से। तो इसके 3 चैप्टर हैं, एक लाहौर YPO इंडस है, एक YPO कैपिटल पाकिस्तान है और एक YPO पाकिस्तान है। तो तीनों चैप्टर में तकरीबन 50-50 मेंबर हैं। तो आपको, और एक YPO गोल्ड है जो 50 साल से ऊपर के लोगों का। लेकिन इसके अंदर सारे वो लोग हैं जो CEOs हैं, कंपनी के ओनर्स हैं या CEOs हैं, और सबकी एक सक्सेस स्टोरी है। सब ने, किसी के पास 5,000 एम्प्लॉयज़ हैं, किसी के पास 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो उससे होता ये है कि हमें पाकिस्तान के अंदर
B2B पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों को लिंक करना, जैसे अभी एक हमारी बार्सिलोना में कॉन्फ्रेंस थी, तो पाकिस्तान से हम लोग कई मेंबर्स गए थे, वहाँ पर पूरी दुनिया से मेंबर्स आए हुए थे, YPO हमारे USA से, दुबई से, बार्सिलोना से, यूरोप से, अलग अलग वहाँ पे कोई 1500 लोग थे। तो जब आप अपना उस बाहर जाते हैं तो आप अपने मुल्क के बारे में बात करते हैं, तो लोगों के जो दिमाग के अंदर परसेप्शन होता है ना, वो तो होता है पाकिस्तान में जंग हो रही है, आग लग गई, ये हो गया, ब्लास्ट हो गया। जब आप जाके बताते हैं भाई हम रह रहे हैं ना, हम आपका इक्विवेलेंट चैप्टर चला रहे हैं ना, हम यहाँ रह रहे हैं, हम वहाँ पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारे लोग रह रहे हैं। आज आप अभी मेरे साथ निकले, हर चाय का होटल फुल है, कढ़ाई वाला फुल है, बिरयानी वाला फुल है, मैं तो ब्लॉगर की वीडियो देखता रहा, गहमा गहमी है माशाल्लाह। तो बात यह है कि हमें वो इमेज अपना बनाना पड़ता है, हमें एक काउंटर नैरेटिव समझाना पड़ता है कि भाई हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। हमारे मुल्क के अंदर आज भी देखिए प्रॉब्लम्स हर जगह आते हैं, झगड़े लोगों की फैमिली में भी होते हैं, फैमिली से बाहर भी होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ने चाहा और अल्लाह का हमेशा करम रहता है कि अल्लाह ताला उसको कहीं ना कहीं से आगे बढ़ा देता है, और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी अच्छा होगा। तो ये YPO पूरी दुनिया के अंदर ये बिजनेसमैन होते हैं जो एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ताकि अपने अपने मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज, राइजिंग पाकिस्तान, पॉजिटिव पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, इस किस्म के इमेजेस आगे जाएँ। हमारी जो लोगों के दिलों के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ है तो उसको क्लियर किया जाए, हो जाए, और सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का जो है वो दुनिया के सामने लाया जाए। हमजा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दी वेमन टीवी के इस स्टूडियो में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन होती है, आज आप यही कह रहे थे कि आपके रमज़ानी मुलाकात होती है, कम से कम इस नए स्टूडियो में होती है, नए माहौल में होती है। कैसे देखते हैं अली गोडिल की इस जर्नी को? यकीन तौर पर किसी से ढकी छुपी नहीं है, और दी मेमन टीवी आज आपके सामने, मेरा ख्याल है मेमन टीवी के शुरू होने के प्रोग्राम से लेके आज तक अल्लाह का शुक्र है कि आते रहते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अली गोडिल और इनकी पूरी टीम को ये सेहरा जाता है, मुबारकबाद जाती है कि जिन्होंने, मेरा ख्याल है कि ये मेमन के अंदर एक वाहिद चैनल है जिसकी इस लेवल पे कवरेज भी है, इस लेवल पे इनकी TRPs भी है, इनकी रेटिंग्स भी हैं, और यकीनन अली भी रात दिन मेहनत करते हैं और इनकी पूरी टीम भी मेहनत करती है, और ये टीम वर्क ही होता है जो किसी भी इदारे को या किसी को आगे लेके बढ़ता है। तो मेमन टीवी ज़बरदस्त काम कर रहा है, और मैं अली को हमेशा से कहता था कि मुझे ये उम्मीद है और तुम पे ये भरोसा है कि इंशाल्लाह तुम पूरी दुनिया के अंदर मेमन टीवी का नाम लेके आगे बढ़ोगे, और मुझे ये लगता है कि बहुत ही कम अरसे के अंदर उसने ये करा है, और अल्लाह ताला इस इदारे को, इनकी इस पूरी टीम को और कामयाब अता फरमाए। उन खूबसूरत अल्फाज के साथ दिल तो नहीं चाह रहा कि हम इस ट्रांसमिशन को, इस सेगमेंट के जो है ना कि वो ख़त्म करें, लेकिन मजबूरी है। मैंने कहा ना कि हम टाइम फ्रेम का हिस्सा होते हैं, उसी टाइम फ्रेम में हमें आगे बढ़ना होता है, लेकिन वी होप सो कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमजा के बाद वक्त हुआ तो ज़रूर एक और नशिस्त जो है हमजा के साथ रहेगी ईद के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। नाज़रीन कराम, हमारे इस सेगमेंट का और हमारे इस ट्रांसमिशन का वक्त अब अपने ख़िताम को पहुँच रहा है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इजाज़त आप समझते हैं कि इजाज़त इस तरह से नहीं होती। हम कलाम के साथ रुखसत होंगे, और खूबसूरत कलाम के साथ हमारे साथ जुनैद काज़मी साहब मौजूद हैं। जुनैद भाई, आखिरी कलाम। उस ज़ात वाला का तज़किरा कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म की जानिब से कि जिसकी वजह से हम सब की पहचान है, और वो है अजीम हस्तियाँ माँ और बाप। अल्लाह से दुआ है कि जिनके माँ बाप हयात हैं, मौला उनका साया उनके सरों पर क़ायम दायम रखे, और जिनके माँ बाप में से कोई भी अगर इस दुनिया से कूच कर चुका है तो अल्लाह उनकी बेहिसाब बख्श मग़फ़िरत फरमाए। मैं अपना लिखा हुआ ये कलाम, कुछ यादें पेश कर रहा हूँ, और यकीनन हमज़ा भाई भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आपको डेडिकेट करता हूँ, और हर उस इंसान को डेडिकेट करता हूँ कि जिसके माँ बाप हैं या इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। कि वालिदे मोहतरम तुम कहाँ खो गए, ढूंढे ये दिल मेरा तुम कहाँ खो गए। कोई एक लम्हा ऐसा होता है इंसान की ज़िंदगी में कि जिस पल बहुत ज़्यादा याद आती है, तो उसी मिसरे को पेश कर रहा हूँ कि याद आता है वो मुस्कुराना तेरा, याद आता है वो मुस्कुराना तेरा, मुस्कुरा के
लगाना तेरा, मुस्कुरा के वो सीने लगाना तेरा, दिल की उम्मीद टूटी है मेहरबान, तुम कहाँ खो गए, तुम कहाँ खो गए। ऐ मेरे बाबा बाबा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा बाबा, ऐ मेरे बाबा। जब कभी दर्द से दिल मिला था मैं, जब कभी दर्द से दिल मिला था मैं, तेरी गोदी में सर को छुपाता था मैं, तेरी गोदी में सर को छुपाता था मैं। कैसे उजड़ा है मेरे दिल का जहां, तुम कहाँ खो गए, तुम कहाँ खो गए। माँ और बाप ये दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनका कोई नेमो बदल नहीं है। तो शेर पेश कर रहा हूँ। खुश्क बंजर ज़मीं जैसा मैं और तू, प्यार का आसमां मेरी माँ, मेरी माँ। रब के महबूब ने तुझको रहमत कहा, तू मेरा साहिबा, मेरी माँ, मेरी माँ। छोड़ कर मुझको क्यों कब्र में सो गई, छोड़ कर मुझको क्यों कब्र में सो गई। गोया तारीख दुनिया मेरी हो गई, गोया तारीख दुनिया मेरी हो गई। खो गई हो कहाँ मेरी माँ, मेरी माँ। प्यार का आसमां मेरी माँ, मेरी माँ। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान। रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान।